अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 14 जो है उसको सॉल्व किया था मौज़म मुग़ल की बुक से। आज हम इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 15 जो है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लें। बुक का पेज नंबर है जी 453। मौज़म मुग़ल की बुक से पेज नंबर है 453। इस प्रॉब्लम को हम करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं पेज नंबर 453 पर है जी सैलरी 14 लाख। सैलरी जो है वो फुली टैक्सेबल होती है। इसे हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। जैसे ही हर चीज़ जो टैक्सेबल है उसे हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, कि एम्प्लॉयर ने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है कि आप हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये फुली एग्जैम्प्ट होती है। मेडिकल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयर आपकी करवाएगा ये फुली एग्जैम्प्ट है, चाहे ये जितनी मर्ज़ी अमाउंट इसकी हो। 55,000 है, फुली एग्जैम्प्ट है। जो एग्जैम्प्टेड आइटम है उसको हम इनर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, कोई कर्ज़ लिया उसकी किस्तें आपने अदा की हैं, ना तो ये आपकी इनकम है ना ही इसकी कोई ट्रीटमेंट है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स्ड। तो एंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स्ड जो हैं ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं। एंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स्ड, क्योंकि ये एक्चुअल बिल्स होते हैं जो आप सबमिट करवाते हैं, इसकी अमाउंट आपको रीइम्बर्स हो जाती है। ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं जी 65,000, फुली एग्जैम्प्ट। एंटरटेनमेंट बिल्स के बाद है जी कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको किसी जॉब से, किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाए, उसकी जो कंपनसेशन उसे मिलती है, कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फुली टैक्सेबल होती है। जॉब से फारिग कर दिया जाता है, उसको कुछ कंपनसेट कर दिया जाता है ताकि वो नई जॉब सर्च कर ले, या वो इससे अपना जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उसको सॉल्व कर ले, तो ये फुली टैक्सेबल है। कंपनसेशन के बाद लिखा हुआ जी टेलीफोन बिल्स रीइम्बर्स, फुली टैक्सेबल है। टेलीफोन बिल्स रीइम्बर्स्ड फुली टैक्सेबल है, क्योंकि ये बेसिक नीड से हटकर एक बेनिफिट है। इसका बिल आपको वो रीइम्बर्स कर रहा है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद है एफिशिएंसी होनोरेरियम। एफिशिएंसी होनोरेरियम का मतलब होता है जी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको रिवॉर्ड देना। एफिशिएंसी होनोरेरियम को हम जो है वो परफॉर्मेंस अवार्ड भी कहते हैं। एफिशिएंसी होनोरेरियम 90,000 है, फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद रेंट रिसीव लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आइटम है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन मनी बोरोड, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलेक्शन चार्जेस की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर, ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस की आइटम है। उसके बाद इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, ये भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस की आइटम है। दैन लिखा हुआ जी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, ये कैपिटल गेन की आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, ये भी कैपिटल गेन की आइटम है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की आइटम है, लेकिन इसकी अदर सोर्सेज में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, विरासत में रकम का मिलना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है। अमाउंट क्लेम फॉर रीबेट, ये एवरेज रिलीफ के लिए अमाउंट क्लेम की है जी एम्प्लॉई ने। पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड, टोटल इनकम में से आप जानते हैं माइनस होती है। एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। देन टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है। टोटल जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आएगा। लोन रिसीव फ्रॉम सिस्टर थ्रू क्रॉस चेक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है। प्राइवेट कंपनी से जो आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं ये अदर सोर्सेज की आइटम है जी। अदर सोर्सेज में ये फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है और फुली एग्जैम्प्ट है वहाँ पर भी। प्रॉफिट ऑन शेयर ऑफ इनहेरिटेड हाउस कैपिटल गेन की आइटम है, लेकिन इसका होल्डिंग पीरियड है मोर देन 3 ईयर। याद रखें, जब प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेड हाउस जो है इसको आप
सेल करते हैं, होल्डिंग पीरियड जो है मोर देन 3 ईयर होता है, तो ये फुली एग्जैम्प्ट होता है वहाँ पर भी। एनी हो जी, आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ जी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड अनअप्रूव्ड। तो ग्रेचुटी जो है ये इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम है। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, अनअप्रूव्ड है जी। तो अनअप्रूव्ड का रूल आपको याद होना चाहिए। जितनी भी ग्रेचुटी की अमाउंट मिली है ये क्योंकि अनअप्रूव्ड है, कितनी अमाउंट है जी ग्रेचुटी की? 2 लाख। अब इसका रूल क्या है? रूल ये है जी, ये एग्जैम्प्ट है। कितनी एग्जैम्प्ट है? लेस एग्जैम्प्ट। कितनी एग्जैम्प्ट है जी? अप टू 75,000 और 50%। 50% किसका? इस अमाउंट का। 2 लाख का 50%। 2 लाख का 50% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1 लाख। अब 75,000 तो फिक्स था, 50% ले लिया इसका। इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगी वो एग्जैम्पशन मिलेगी। एग्जैम्प्ट अप टू 75,000 और 50% इस 2 लाख का। 75,000 भी लिखना है और इस अमाउंट का 50% भी लेना है। इन दोनों में से जो अमाउंट कम वाली होगी वो एग्जैम्प्ट होगी। 75,000 एग्जैम्प्ट हो गया तो बाकी 1,25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें जी। प्रॉफिट ऑन खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये FTR की आइटम है, इस पर 10% टैक्स होता है। डोनेशन पेड इन कैश टू द इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2। देखिए क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 के मुताबिक जो डोनेशन दी जाती है ना, वो चाहे कैश दी जाए चाहे क्रॉस चेक के जरिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटल इनकम में से माइनस होनी ही होनी है। उसके बाद टैक्स रिसीव टैक्स रिफ़ंड। टैक्स आपने एडवांस दे दिया था, ज़्यादा जमा करवा दिया था, वो रिफ़ंड हो गया है, ये इनकम नहीं होती, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ जी कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019 इफ़ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इसकी वजह से मैं कहता हूँ क्वेश्चन पहली लाइन से लेकर एंड वाली लाइन तक पढ़ें। देखिए रिक्वायरमेंट में जाकर उसने बताया हुआ जी रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन उसको मिली है। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन मिली है। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन उसको मिली है जी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेते हैं। अगर बिग सिटी हो, ना बताया हो तो बिग सिटी ही है, तो 45% लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल तो नहीं है, मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का ही 45% ले लेते हैं। तो 14 लाख का 45% लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा जी 6,30,000। वो 6,30,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। हमने सारा क्वेश्चन शुरू से एंड तक पढ़ लिया। देखें जी यहाँ तक आपके पास सैलरी इनकम थी, सैलरी इनकम कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी जी। सैलरी इनकम का टोटल ज़रूर करना है क्योंकि हम सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो सैलरीड पर्सन के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो उसकी कैलकुलेट होना ज़रूरी है। ये आएगा 24,73,000। 24,73,000 आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। सेक्शन 15। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने सिर्फ एक ही आइटम पढ़ी थी, वो थी रेंट रिसीव्ड। उसको लिख लें जी रेंट रिसीव्ड को। अब रेंट रिसीव्ड है 1,85,000। अब जितना भी रेंट हो बहरहाल वो तो टैक्स रेट हम जाकर डिस्कस करेंगे ही सेपरेट ब्लॉग में, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू बी टैक्सड सेपरेटली। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए
कि प्रॉपर्टी इनकम जो है वो 2 लाख से तो टैक्सेबल पोर्शन उसका शुरू होता है, 2 लाख तक तो वैसे एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन हम इसे लिखेंगे ज़रूर क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है आपकी। आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो आपको टोटल इनकम बतानी पड़ती है अपनी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस की, सेक्शन 18। देखें शाबाश, इनकम फ्रॉम बिज़नेस में कौन कौन सी इनकम है जी हमारी। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में हमने मार्क किया हुआ जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा आइटम थी वो कौन कौन सी थी जी। सबसे पहले आई थी जी पेज नंबर 453 पर हमने मार्क किया हुआ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर, टिम्बर जैसा मैंने बताया था बड़े बड़े लकड़ी जो दरख्तों की काटी जाती है उसको टिम्बर कहते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर प्रॉफिटेबल है, फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर जो है ये फुली टैक्सेबल है, 1,95,000। उसके बाद साथ ही लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म है जी 80,000। उसके बाद देखें जी और कोई इनकम फ्रॉम बिज़नेस 453 पर तो नहीं है जी। नेक्स्ट पेज पे देखें जिन जिन चीज़ों को हमने मार्क किया हुआ है। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आपने एक्सपोर्ट किया है, ऑल्दो ये फुली एग्जेम्प्टेड इनकम है लेकिन लिखेंगे ज़रूर हम इसे 1,75,000। अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हमने इसको लिखना ज़रूर है। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये फुली एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है जी कैपिटल गेन्स, सेक्शन 37। कैपिटल गेन की कौन कौन से आइटम है देखें जी। जिन जिन चीज़ों को आपने मार्क किया हुआ है उसमें देखें कैपिटल गेन्स की कौन कौन से आइटम है। पेज नंबर 453 से देखें जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है आपने। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स, होल्डिंग पीरियड है मोर देन 12 मंथ बट लेस देन 24 मंथ। तो याद रखें ये 15% टैक्स होना है। होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 12 मंथ है बट लेस देन 24 मंथ्स हैं। जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे जी, टू बी टैक्स सेपरेटली एट द रेट ऑफ 15%। टू बी टैक्सड सेपरेटली, वो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है वहाँ पर जाकर टैक्स लगाएंगे और रेट इसका होगा 15%। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स जो हैं 60,000 है, इस गेन पर 15% टैक्स लगेगा सेपरेट ब्लॉक में जाकर। इसके अलावा देखें जी कैपिटल गेन के आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी इसकी। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो सेपरेट है जी। देन लिखा हुआ है जी और देखें जी कैपिटल गेन से रिलेटेड आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, इनहेरिटेड हाउस को सेल किया है, होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 ईयर्स है। मोर देन 3 ईयर्स तक अगर होल्ड किया हो तो ये तो फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस जो है ये फुली एग्जेम्प्ट है।
1 लाख का प्रॉफिट है, फुली एग्जाम्ड है बिकॉज इट्स होल्डिंग पीरियड इज़ मोर देन 3 ईयर्स। तो यहाँ तक कैपिटल गेन की सब आइटम्स भी रिकॉर्ड हो गई। अब हम मूव करते हैं जी अदर सोर्सेज़ की तरफ। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर हम अदर सोर्सेज़ की तरफ चलते हैं जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ की देखें जी कौन कौन सी आइटम्स हैं जी, जिन जिन को आपने मार्क किया हुआ है उनको फिर एक बार देखते हैं। पेज नंबर 453 पर लिखा हुआ जी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो ये देखें ना, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी वगैरह, फर्नीचर वगैरह। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब आपको टैक्स में कोई रायत इसकी वजह से नहीं मिलेगी, ना ही ये किसी इनकम में से एडजस्ट होगी। उसके बाद है अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, जो रकम विरासत से मिली है। अब ये जो इनहेरिटेड अमाउंट मिलती है ना, विरासत से जो रकम मिलती है, इसका इनहेरिटेंस, इसका इशू ये होता है कि ये देखना होता है ये क्रॉस चेक के ज़रिए मिली है या कैश से मिली है। अब अगर बताया ना हो तो हम इसे क्रॉस चेक ही कंसिडर करते हैं और ये फुली एग्जैम्प्ट होती है। और अगर बता दिया जाए कि ये कैश में मिली है, फिर ये फुली टैक्सेबल होती है। उसके अलावा देखें जी अदर सोर्सेज के आइटम, एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट, बिल्कुल अदर सोर्सेज के आइटम है और फुली टैक्सेबल है। एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट्स, एन्युटी पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट्स फुली टैक्सेबल है। एन्युटी का मतलब है वहाँ से सालाना मुनाफा मिला है, फुली टैक्सेबल है जी। इसके अलावा अदर सोर्सेज के आइटम में क्या है जी, लोन रिसीव फ्रॉम सिस्टर थ्रू क्रॉस चेक। अब लोन किसी भी रिलेटिव से मिले, अगर कैश में मिले ना तो फुली टैक्सेबल होती है, लेकिन ये थ्रू क्रॉस चेक है। थ्रू क्रॉस चेक है तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगी जी, 50,000 फुली एग्जैम्प्ट होगी। उसके अलावा साथ ही लिखा हुआ है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी से बोनस शेयर्स मिले हैं। फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी से बोनस शेयर्स मिले हैं तो 50,000 के ये फुली टैक्सेबल होगा। 50,000 के जो बोनस शेयर्स मिले हैं प्राइवेट कंपनी से, ये फुली टैक्सेबल है। तो यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कंप्लीट हो गई जी। यहाँ तक हम सारा टोटल करते हैं, प्रीवियस से स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी जी। यहाँ तक टोटल करें, टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी जी 28,18,000 टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम में से क्या करना है, 5 चीज़ें माइनस होनी है। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। इस क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम हमारे पास हैं जी, हमने रीड आउट की हुई थी, मार्क भी की हुई हैं। पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फ़ंड है जी, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड माइनस होगा। पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फ़ंड है 3,84,000। यूजुअली इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती नहीं, बहरहाल 3,84,000 की अमाउंट आपने वर्कर वेलफेयर फ़ंड में दी है।
सेकेंडली इसके अलावा है, अब देखें थर्ड लास्ट आइटम है डोनेशन पेड इन कैश टू एन इंस्टीट्यूशन। देखिए डोनेशन अगर कैश में हो ना तो इस पर एवरेज रिलीफ नहीं मिलती, लेकिन ये एवरेज रिलीफ वाली डोनेशन नहीं है, ये क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 वाली डोनेशन है। तो इसका कोई इशू नहीं है, चाहे कैश में हो चाहे क्रॉस चेक में हो, इसको ज़रूर लेस करेंगे। डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 कितनी डोनेशन है जी? 40,000, ये भी माइनस हो जाएगी। तो टोटल इनकम में से 28,18,000 में से वर्कर वेलफेयर फंड और डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। 28,18,000 में से 3,84,000 भी माइनस करें और 40,000 भी माइनस करें तो हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है 23,94,000। ये आ गई एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड होता है। शेयर फ्रॉम ईओपी इस क्वेश्चन में नहीं है। जब शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर फ्रॉम ईओपी जब नहीं है तो इसका यही इनकम आपकी होगी, हम इसी को रहने देंगे, इसके नीचे डबल लाइन लगा लेंगे और इसी पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इस पर टैक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी 23,94,000 को। 23,94,000 को देखें स्लैब रेट में किस स्लैब में आ रहा है 23,94,000। तो स्लैब रेट का टेबल आपके पास गिवन है, बुक में भी गिवन है, जो फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है उसमें भी गिवन है। 23,94,000 आ रहा है जी फिफ्थ स्लैब में, जहाँ पर लिखा हुआ है जी फिफ्थ में नहीं, फोर्थ स्लैब में, जहाँ जिसकी रेंज है 12 लाख से लेकर 25 लाख तक। लिखा हुआ है जी जितनी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। जितनी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, 23,94,000 12 लाख से कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है जी 11,94,000। तो इस 11,94,000 पर टैक्स है 5%। 11,94,000 पर 5% निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 59,700। ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया है। एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया 59,700। अब एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड करना है। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है प्रॉपर्टी इनकम, वो तो वैसे ही एग्जाम्ड हम लिख लेते हैं फिर भी। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव था 1,85,000, 1,85,000। तो ये तो वैसे ही एग्जाम्ड है अप टू 2 लाख। एग्जाम्ड अप टू 2 लाख, ये तो 2 लाख तक वैसे ही एग्जाम्ड है, इसका तो कोई टैक्स ना हुआ। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स की आइटम। कैपिटल गेन की आइटम आप ज़रा नोटबुक पर अपनी देखें, हमने लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। मैंने तब बताया भी था, सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स कितना था जी? उसका मैंने बताया था 15% टैक्स होना है सेपरेट ब्लॉक में जाकर। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स था जी 60,000, इस पर टैक्स होना था 15%। 9,000 का टैक्स इसमें ऐड हो जाना है। 3 चीज़ें देखिए सेपरेट ब्लॉक में आती हैं, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन की आइटम, और तीसरी चीज़ कौन सी होती है जी जो मैंने आपको बताई थी, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी आती है, गोल्डन हैंडशेक रिसीव। अगर उसके एवरेज ईयर्स गिवन हो तो गोल्डन हैंडशेक भी नहीं है, उसके एवरेज ईयर्स भी नहीं है, तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। $9,000 इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 68,700। इसके बाद आप आगे चलें तो 4th स्टेप में आप सीनियर सिटीज़न रिबेट माइनस करते हैं या डिसेबल पर्सन की रिबेट, वो नहीं है।
5th स्टेप में टीचर्स रिबेट होती है, वो भी नहीं है। 6th स्टेप में फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है, वो भी नहीं है। 7th स्टेप में एवरेज रिलीफ होती है, एवरेज रिलीफ यहाँ पर है। एवरेज रिलीफ के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है भाई अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। आप देखें पेज नंबर 454 पर पहली आइटम ही दी हुई है, 3 लाख रुपए की है जी अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, कि इस अमाउंट पर उसे रिबेट देनी है, एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ का एक तरीका तो बड़ा आसान है कि अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम नहीं है, तो फिर इसका तरीका क्या है, जो पिछले स्टेप का टैक्स है वो लिखें 68,700, इसको डिवाइड कर दें इनकम के साथ। इनकम कौन सी, टोटल इनकम। देखें ये टैक्स है टोटल, ये वाला टैक्स भी है, ये वाला टैक्स भी है। ये टैक्स कौन सी इनकम का है, 23,94,000 का, वो भी डिनोमिनेटर में लिखें। ये 9,000 किसका टैक्स है, 60,000 का, इसको भी लिखें। जब न्यूमरेटर में आपने टोटल टैक्स लिखा है 59,700 लिखा है और 9,000 लिखा है, टोटल टैक्स लिखा है, तो डिनोमिनेटर में इनकम भी टोटल लिखें। 59,700 किसका टैक्स है, 23,94,000 का, और ये 9,000 किसका टैक्स है, 60,000 का, इसको भी डिनोमिनेटर में लिखें। और जिस पर रिबेट देनी है, 3 लाख पर रिबेट देनी है, 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एवरेज रिलीफ की अमाउंट आ जाएगी। तो इसका तरीका होता है जी प्रीवियस स्टेप का टैक्स ले लें और टोटल इनकम से डिवाइड कर दें। एवरेज रिलीफ आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी जी 8399 एवरेज रिलीफ आ जाएगी। एवरेज रिलीफ जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस टैक्स पेएबल, सॉरी नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल हमारे पास आ जाएगा जी 60,301, 60,301। नेट टैक्स पेएबल तक 7th स्टेप था। अब 8th स्टेप पे चलते हैं जी, वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेट टैक्स पेएबल है जी 60,301। नेट टैक्स पेएबल के बाद लास्ट स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो टैक्सेस जो हम एडवांस में पे कर चुके होते हैं, एट सोर्स पे कर चुके होते हैं, वो टैक्सेस हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइटम है जिसके साथ लिखा हुआ था जी टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स एट सैलरी। सैलरी में से टैक्स काट लिया गया, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, जो एट सोर्स ही कट गया, वो टैक्स हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 60,000 है, ताकि हमारे पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आ जाए, जिसको हम कहते हैं जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। इसके बाद लास्ट स्टेप आप जानते हैं फाइनल टैक्स रिजीम एफटीआर का है। एफटीआर की इनकम मैंने रीड आउट करते वक्त बताई थी, सिर्फ एक ही इनकम थी, हमने इसको मार्क किया हुआ है पेज नंबर 454 पर। आप देखें लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, प्रॉफिट ऑन खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। प्रॉफिट ऑन खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स है 15,000। इस प्रॉफिट ऑन खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स पर 10% टैक्स होगा, तो ये 1500 टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा एक प्रॉब्लम नंबर 15 जो है ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस ट्यूसडे को मेरे फादर की डेथ हो गई।
बहुत बड़ा सदमा था हम सब घर वालों के लिए, क्योंकि मेरे फादर माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, बड़े हेल्दी थे, बड़ी अच्छी सेहत थी उनकी, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब में भी, कि इस तरह हमारे साथ हो सकता है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र दिया, हिम्मत दी। अदरवाइज़ तब लगता था कि शायद अब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब कहाँ ऑनलाइन लेक्चर, कहाँ क्लासेस, कहाँ कॉलेज। लेकिन ये अल्लाह ताला की नेमत होती है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे दे और आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। दिमाग में ये वसवसा शैतान डालता है कि भाई ज़िंदगी फ़लाँ के बग़ैर मुमकिन नहीं, फ़लाँ के बग़ैर मुमकिन नहीं, बाप के बग़ैर, भाई के बग़ैर, मियाँ के बग़ैर, बच्चों के बग़ैर। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ज़हन में ये ख़्याल डाला, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने ये ख़्याल ज़हन में डाला कि क्या ऐ इंसान, तुझे मैंने इस दुनिया में रिश्ते निभाने के लिए भेजा था कि तुम अपने बाप का, बेटे का, भाई का, मियाँ बीवी का रिश्ता निभाओ। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा कि इंसान दुनिया में जाए, अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करे, उसका शुक्र अदा करे, अच्छे अमाल करे और अपनी आखिरत को संवारे। हदीस शरीफ में आता है, तुम में से कोई तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपने तमाम रिश्तों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीज़ नहीं समझता। तो यही ख़्याल अल्लाह ताला ने ज़हन में दिया। अल्लाह का बड़ा एहसान है। फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का इरादा किया कि नहीं, हम बाकी जो लाइफ़ है जिसका पता नहीं है कितनी होगी, हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे, अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे ताकि उसका अजर हमारे माँ बाप को मिले, और हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे अमाल करेंगे। इस वजह से एक हफ़्ता मैं आपके साथ लेक्चर कोई अपलोड नहीं कर सका। अब आप सबसे रिक्वेस्ट सिर्फ़ ये करनी थी कि आप मेरे फ़ादर के लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाएँ, और हमें इसी तरह इससे भी ज़्यादा सब्र दें, मज़बूत दिल हमारे कर दें, ताकि हम इस ज़िंदगी को उनके बग़ैर गुज़ार सकें इंशाअल्लाह ताला, और नेक अमाल करके अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए रास्ते पर चल सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मैं अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।